अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्की मईशत को इस वक्त तारीखी तबाही का सामना है। ये तबाही मुल्क के तारीखी बदतरीन सैलाब के नतीजे में, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन 1/3 पाकिस्तान जो है वो पानी के नीचे आया था, ज़ेर-ए-आब हुआ था। आप बलूचिस्तान की बात करें, पूरी की पूरी हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट जो है बलूचिस्तान की, वो पानी में बह गई। साथ ही साथ आप जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें या पूरा सिंध, आप इंटीरियर सिंध उठा के देखें, इस वक्त बहुत बुरी हालात है। और अब मौसम भी चेंज हो रहा है वहां पर, तो जो वहां पर रहने वाले बसने वाले लोग हैं, जिनको इस वक्त वहां पर इंटरनली डिस्प्लेस किया गया था, उनकी रिहाइश का, उनके रहने सहने का बहुत बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है। कल प्राइम मिनिस्टर शर्म एल शेख में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने जो COP27 कॉन्फ्रेंस है, सरबराही का कॉन्फ्रेंस माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, उसके ऊपर भी उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान का जो कार्बन इमिशन गैसेज है, इसमें सिर्फ 1% भी हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ऐसे में दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है। इंटरनली हम देखें तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने 1800 अरब रुपए का एक किसान पैकेज दिया, जिसमें जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हमारे किसान हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत रिलीफ देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो हमारी 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब बात यह है कि IMF जो है उसको ये रिलीफ मंजूर होगा या नहीं, क्योंकि हम IMF पैकेज के अंदर भी हैं, IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं, और साथ ही साथ हमारे लिए इस वक्त फिस्कल और मॉनेटरी दोनों स्पेस निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में 9th रिव्यू जो है IMF प्रोग्राम का, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो अभी तक बावजूद इसके कि वो 3 नवंबर को ड्यू था, लेकिन अभी तक ना हो सका। क्या वजह रही और कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहमियत का हामिल है, ये सब चीजें हम डिस्कस। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूंगा कि 9th रिव्यू जो है IMF प्रोग्राम का, ये इसकी कितनी सिग्निफिकेंस होगी और अब तक इसकी तारीख भी नहीं मिल पाई है। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इस वक्त IMF प्रोग्राम का जो, जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से छतरी जो है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि इसके बगैर बाहर से पैसा आने की रफ्तार ना होने के बराबर हो जाएगी। अलबत्ता इस वक्त भी IMF प्रोग्राम होने के बावजूद रफ्तार काफी कम है, मगर पैसा बिल्कुल रुक जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम को आगे ले जाना, हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, जून 2023 तक लेके गए हैं प्रोग्राम को, और उसमें 3 रिव्यूज होने हैं। आपने जो बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि नवा रिव्यू नवंबर की 3 तारीख को होना चाहिए था, मगर उसमें कुछ डिले है। वजह क्या है ये वाज़ेह नहीं है। हो सकता है कि IMF ने पाकिस्तान से कहा होगा कि आप जरा केयरफुली अब जो फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो असेस करें और ये अंदाजा निकालें कि इससे जो टारगेट्स IMF ने दिए हैं पाकिस्तान के एग्रीमेंट के बाद रिव्यू के लिए, वो किस हद तक तब्दील होना चाहिए। एक दफा ये प्रोसेस हो जाए तो फिर यकीनन IMF जो है नवा रिव्यू साल जो इस वक्त ड्यू है, वो इंशाअल्लाह नवंबर के एंड तक शुरू हो जाए। ओके, बट 8th रिव्यू में किस हद तक तस्करा था इस सैलाब की तबाहकारियों का, क्योंकि उससे पहले सैलाब आ चुका था और पाकिस्तान की मईशत जो है वो बदहाली की तरफ रवा दवा थी। बात यह है कि उस वक्त इसको कितना इनकॉर्पोरेट किया गया था, और उस वक्त जो मौजूदा टारगेट्स जिनकी रिविजन अपवर्ड और डाउनवर्ड जो भी हमारे हक में बेहतर हो, ये उस वक्त किस हद तक टच किए गए थे या वहां पर उसका तस्करा भी नहीं था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि ये जो 8वीं रिव्यू की रिपोर्ट 1 सितंबर को निकली थी, वो रिपोर्ट में बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है सैलाब का। और साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि जो लेटर ऑफ इंटेंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक लिखते हैं, उस लेटर ऑफ इंटेंट में भी फ्लड का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए ये नामुनासिब रहा है, और अब कोशिश ये की जा रही है कि खासतौर पर जबकि वर्ल्ड बैंक ने एक काफी मेहनत के बाद एक एस्टिमेशन किया है कि सैलाब के नतीजे में
पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। 2010 के सैलाब में जो भी बहुत नुकसान उसमें भी हुआ था, उस वक्त जो कॉस्ट आई थी वो 10 अरब डॉलर थी। अब ये 3 गुना से ज्यादा हमें नुकसान लेकिन सर क्या वजह रही होगी? क्या उस वक्त हम बहुत जल्दी में थे कि किसी तरीके से IMF प्रोग्राम हमें मिल जाए, हम टच ना करें सैलाब वाले मामलात को? फिर इसाकदार साहब जो है उनको बड़ी उम्मीद थी कि वॉशिंगटन जाएंगे तो वहां पे वो राम कर लेंगे और कायल कर लेंगे। ये प्रॉब्लम बड़ी एक अचंभे की बात है कि आप 1 सितंबर को रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और उसके अंदर सैलाब का तस्करा तक नहीं है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनका ख्याल ये था कि वॉशिंगटन में जाएंगे तो यकीनन IMF से बातचीत होगी, वर्ल्ड बैंक से भी होगी और उसके नतीजे में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरा ख्याल ये है कि उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मीटिंग्स हुई हैं पिछले दिनों IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इजिप्ट में, और उसके नतीजे में मेरा ख्याल ये है कि IMF शायद बहुत अरसे के बाद में, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में ह्यूमन फेस, शायद कुछ हद तक दिखाए और टारगेट्स को स्केल डाउन करें। 2-3 देखिए बड़े अहम टारगेट्स। एक तो जो तिजारती खसारा है, IMF ने हमसे इस बात पे एग्रीमेंट करवाया था कि हम इस साल जो तिजारती खसारा है उसको तकरीबन पिछले साल के लिहाज से आधा कर देंगे, तकरीबन आधा। ठीक है। और दूसरी तरफ हम बजट का खसारा जो है वो 7.9% GDP का पिछले साल से कम कर देंगे, उसको 4.9% ऑफ GDP। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ है। लिहाजा ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना अनरियलिस्टिक टारगेट्स थे। अगर फ्लड्स ना भी आते तो उस वक्त भी ये टारगेट्स अचीव करना बड़ा मुश्किल था। अब आप ये देखिए कि किस हद तक ये मॉडिफाई होते हैं। एक ह्यूमन फेस IMF हमें दिखाता है पहली मर्तबा, और इंशाल्लाह उसके बेसिस पर हम नवंबर के एंड तक रिव्यू कंप्लीट हो और हम आगे बढ़ें। ठीक, ऐसे में वजीर आजम का 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज और उसमें बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं और जो कॉन्ट्रडिक्शन होगा IMF प्रोग्राम के साथ, मिनिस्टर का ये प्रोग्राम किस हद तक काबिल कबूल होगा IMF को, या अभी जितनी देर की जा रही है 9th रिव्यू के लिए, इसमें हुकूमत के पास क्या ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, कुछ है या नहीं है, कुछ प्लानिंग तो वो आगे IMF को जाकर रिप्रेजेंट करे कि ये भी एक इसके फेट के ऊपर भी सवालिया निशान है इस पैकेज के ऊपर, किसान पैकेज के ऊपर। देखिए पैकेज की तो यकीनन बहुत जरूरत थी, इसलिए कि ज्यादा नुकसान तो सैलाब से किसान को होता है। और जिस तरह आपने कहा कि सारा बलूचिस्तान, सारा रूरल सिंध और सदर्न पंजाब के किसान बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी टारगेटिंग कुछ बेहतर होनी चाहिए थी। 1800 अरब तो सारे पाकिस्तान के किसानों के लिए है। ये हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि टारगेटिंग बिल्कुल वाज़े तौर पर इन इलाकों के किसानों पे करते जो मुतासिर हुए हैं सैलाब से, वो नहीं किया। यानी IMF कह रहा है कि टारगेटेड सब्सिडी दें रादर देन ब्लैंकेट सब्सिडी, कि आप टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर फोकस करें। ये 1800 अरब का जो क्रेडिट का अमाउंट है ये पूरे पाकिस्तान का जो नामुनासिब। दूसरी तरफ जो फाइनेंसिंग है उसको कंसेशनरी टर्म्स पे देने का प्रपोजल है। यकीनन हम ये कोशिश कर सकते हैं IMF को समझाने के लिए कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 5-10 एकड़ जमीन है ज्यादा से ज्यादा, उनको हम कंसेशनल फाइनेंसिंग पे लोन देंगे। मगर ये बात वाज़े तौर पर नहीं कही गई है पैकेज में, और अंदाजा ये हो रहा है कि शायद बड़े किसानों को भी, जो ऐसे इलाके हैं जहां कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। ये सब चीजें हमें वाज़े तौर पर चेंज करना पड़ेगा, टारगेटिंग वाज़े तौर पर साबित करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में इंशाल्लाह शायद IMF की एग्रीमेंट हमारे साथ हो जाए। अच्छा, अब इसमें जो आप कह रहे हैं कि टारगेटिंग अगर करना पड़ेगा तो फिर एक
آپ کی ڈاکومنٹڈ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. ڈاکومنٹیشن، پھر پانی جو ہے وہ اس نے تہس نہس کر دیا سارا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری رورل اکانومی جو ہے یہ اس حد تک ڈاکومنٹڈ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کرنے میں آسانی رہے گی، ہم کوئی کمپریہنسو پلان پیش کر سکیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے پروونسز میں اللہ کے فضل سے ان کے پاس جو لینڈ ریکارڈز ہیں اور لینڈ ٹرانزیکشنز مناسب ریکارڈز موجود ہیں، اور ہم ایگریکلچرل سینسس بھی کرتے ہیں ہر 10 سال کے بعد. 2010 کا سینسس ہو چکا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈیٹا پانی آنے کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ کس کے پاس کتنے ایکڑ زمین ہے، اور اس بیسس پر اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال 1100 ارب کے لگ بھگ ایگریکلچرل کریڈٹ کیا گیا ہے. تو ریکارڈز تو موجود ہیں، اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زیادہ پرائیورٹی اور بہترین ٹارگیٹنگ جو ہے ان چھوٹے کسانوں پر ہونا چاہیے جو سیلاب زدہ علاقوں میں بیچارے بہت بری طرح سے متاثر ہوئے. لیکن سر ہماری اس سلسلے میں مختلف ایسوسیشنز کی جو کسان تنظیمیں ہیں ان لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہمیں جو ہے وہ بیج فراہم نہیں کیے گئے، پانی جو ہے وہیں پہ ویسے ہی کھڑا ہے، پانی ریسیٹ اگر کہیں سے کیا بھی ہے تو زمین جو ہے وہ بہت گیلی ہے، وہاں پر کچھ بوائی نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ ہارویسٹنگ کا سیزن جو ہے وہ گزر جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، پرابلم ہے. محض 1800 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، یہ گراس روٹ لیول پہ اس کی ایگزیکیوشن بھی چاہیے. بالکل، آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں اور ہم آپ سے کچھ پریشان بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی ہلچل ہے اس وقت، رجحان ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور خاص طور پہ 3 جو پروونسز ہیں ان کی حکومتوں کا رجحان جو ہے وہ کسی اور طرف ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی آپ ذکر کر رہے ہیں سیلاب کا، مگر بہت کم ٹی وی پروگرامز آج کل سیلاب کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ چیز پیچھے چلی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پرائرٹی سے ملنی چاہیے تھی، پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پانی نکالا جائے جلد سے جلد. ہم نہ صرف ہارویسٹنگ بٹ ہمیں اب سوئنگ کا سیزن آ رہا ہے، ہمیں ویٹ کی سوئنگ کرنی ہے، گندم کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پرائرٹی بیسس پر ہمارے پروونشل اتھارٹیز اور جو آپ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور آرمی کے جو سولجرز وغیرہ ہیں، ان کی انوالومنٹ جو پہلے نظر آ رہی تھی وہ اب ہم نے کم از کم ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا. پتہ نہیں زمین پر کیا ہو رہا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو کوششیں بھی کی جا رہی ہیں وہ بہت حد تک ایک پولیٹیکل کیپٹل جو ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، اس کو بچانے کے لیے، یا اس کو کیونکہ آگے چل کے الیکشن بھی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے جو کمرشل ڈیسیژن ہے وہ پولیٹیکلی کمپرومائز ہوتے ہیں. یہ ساری صورتحال بھی بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. اب یہ جو اہداف کی آپ نے بات کی، پاکستان میں اس سیلاب کے بعد کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ 2 چیزیں نا، ایک تو ہم اپنے امپورٹ بل کو کسی طریقے سے کم کرنا ہے، وہ ہم کم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کی گروتھ کتنی ہیمپر ہوئی، کیونکہ 6-7% گروتھ کے ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے. کوئی اگر یہ کہے کہ جناب میں 7% گروتھ کر کے اور ایشین اکانومی بنانے کی طرف جا رہا ہوں اور ٹائگر بنانے کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ شاید وہ بے وقوف بنا رہا ہے یا غلط ڈگر پہ. ماڈریٹ 2-3% سے گروتھ، اس سے زیادہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ زیادہ گروتھ کی طرف جاتے ہیں امپورٹ بل، بیلنس آف پیمنٹ پہ آپ پھنس جاتے ہیں. تو یہ کتنا مناسب وقت ہے اپنی اس ڈائریکشن کو صحیح کرنے کا؟ ڈاکٹر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہم نے طے کیا ہے وہ کافی سخت تھا. فلڈز کے باوجود ٹارگٹ جو رکھا گیا تھا ہمارے شرح نمو کا، وہ 3.5% رکھا گیا تھا اس سال کی. مگر اب سیلاب کے بعد اگر 1% بھی ہو جائے تو بہت مناسب ہوگا. دوسری طرف آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تجارتی خسارہ کچھ کم ہوا ہے، بٹ اس کو کم کرنے کے طریقے جو ہیں وہ نامناسب رہے. آپ نے ایڈمنسٹریٹولی ایل سیز وغیرہ کو روکا ہے. اس کے نتیجے میں بے تحاشا صنعتی جو ہمارے یونٹس ہیں وہ بری طرح سے متاثر.
ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت سامنے آ رہی ہے، آگے بھی آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت تھے اور بات کر رہے تھے ملکی معیشت اس وقت جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اس سے کیسے نکلا جائے. پروگرام سے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.